गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, उठ चुके होंगे। आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए मैं हूँ नजफ राजा, मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक और साथ ही साथ एक नए और भरपूर दिन का आगाज़ जनाब हो चुका है। हमेशा की तरह हमारे आज के शो में भी आपके लिए बहुत कुछ है। अगर आप प्रोग्राम से मुताल्लिक अपना फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के एड्रेसेस चल रहे हैं, उन्हें आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई नई बात सीखने को मिले तो उसे ज़रूर अपने प्यारों के साथ, अजीज़ों अकारिब के साथ शेयर कीजिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मौसम की सूरत हाल जानते हैं, आपको बताते हैं आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम कैसा रहा। आइए बात करते हैं मौसम की। सिंध भर में क़यामत खेज़ गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं। स्कर्दू में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 20 और कम से कम 6 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा 34 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं। श्रीनगर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। पेशावर की अगर हम बात करें तो वहां पर दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 29 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसहरा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब रुख करते हैं सुबह पंजाब के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर में दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 38 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ अगर हम रुख करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां शुमाली अजला सख्त गर्मी की लपेट में है। कोयटा में दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबे सिंध के मौसम का, जहां गर्मी की शिद्दत ने लोगों को नढाल कर दिया है। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 42 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाक भारत जंग के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की कामयाबियों का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। हालिया पाक भारत कशीदगी ने न सिर्फ खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया है। एक ऐसे नाजुक वक्त में जब भारत ने रिवायती जारहियत, इश्तियाल अंगेजी और जंगी जुनून का मुजाहरा किया, पाकिस्तान
की जानिब से तदब्बुर, बुर्दबारी और गैर मामूली अस्करी हिकमत अमली से न सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का कामयाब दिफा किया गया बल्कि दुनिया के सामने एक जिम्मेदार, अमन पसंद और गैरतमंद रियासत के तौर पर अपनी साख को मजीद मजबूत किया। इस बहरान ने जहां भारत की अस्करी दावों की कलई खोल दी, वहीं पाकिस्तान ने अपने सियासी, सिफारती और अस्करी फहमो फरासत से दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि हम सिर्फ दिफा करना नहीं जानते बल्कि दुश्मन को उसकी ज़बान में जवाब देना भी जानते हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ खित्ते का मुहाफ़िज़ है बल्कि अमन का अलमबरदार भी है। दिफाई मैदान में पाकिस्तान की शानदार कामयाबियों की बात करें तो ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम को हक में मिला दिया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तानी अफवाज ने न सिर्फ भारतीय फ़िज़ाई ठिकानों जैसे उधमपुर, पठानकोट और सूरतगढ़ को कामयाबी से निशाना बनाया बल्कि दुश्मन की अस्करी बर्तरी के तमाम दावों को पांव तले रोंद डाला। ये कार्रवाइयाँ सिर्फ दिफा नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ और इबरत पैदा करने का अमली मुजाहिरा थीं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि वो सिर्फ अमन के लिए हाथ बढ़ाता है, कमजोरी नहीं दिखाता। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की ज़बरदस्त फतह की अगर बात करें तो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी गैर मामूली पज़ीराई मिली है। चीन, तुर्की, आज़रबाईजान जैसे बासर ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े नजर आते हैं, जबकि अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने तो गैर जानिबदारी इख्तियार करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अमली तौर पर तस्लीम किया। इस तमाम मंजरनामे में भारत तन्हा दिखाई दिया। सिर्फ इसराइल उसका हम नवाला और हम प्याला निकला, जो उसकी बैनुल अक़वामी तन्हाई का सबसे बड़ा सबूत है। पाक भारत कशीदगी में बयानिए की जंग की बात करें तो एक बार फिर मीडिया के महाज पर पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने इस बार न सिर्फ दुश्मन के झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर मुकाबला किया बल्कि आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान की दानिशमंदाना हिकमत अमली और अमन पसंदाना मौक़िफ़ को नुमाया अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान की हिकमत अमली और बैलेंस्ड अप्रोच को भरपूर कवरेज दी गई और बयानिए की इस जंग में पाकिस्तान ने भारतीय झूठ का भरपूर पोस्टमार्टम किया और सुरखरू हुए। कौमी इत्तेहाद की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी कौम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जब वतन पर वक्त आता है तो सब इख्तलाफात मिट जाते हैं। सियासी, मजहबी और समाजी सतह पर पाकिस्तानी अवाम ने जिस इत्तेहाद, यकजहती और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। यही जज्बा दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त थी। इक्तिसादी महाज पर भी पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी रही। IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए $1 अरब का मंजूर शुदा प्रोग्राम आलमी बरादरी के एतमाद की मोहरे तस्दीक है। यह सिर्फ माली इमदाद नहीं बल्कि पाकिस्तान की पॉलिसीज, विजन और क़यादत पर बैनुल अक़वामी एतमाद का ऐलान है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान ने न सिर्फ ज़मीनी महाज पर बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान के जदीद तरीन साइबर यूनिट ने भारतीय IT नेटवर्क्स को निशाना बनाकर इसके तकनीकी निज़ाम में सनसनी फैला दी। भारत जो खुद को IT एक्सपर्ट समझता था वो कामयाब साइबर कार्रवाइयों के बाद दुनिया के सामने नंगा हो गया। ये हमले सिर्फ डेटा तक महदूद न थे बल्कि भारतीय साइबर सिक्योरिटी के खोखले दावों को भी ज़मीन बोस करने के मुतरादिफ थे। पाकिस्तान के जदीद साइबर यूनिट्स ने भारत के IT नेटवर्क्स पर कामयाब हमले करके उसके टेक्नोलॉजी के शोबे को भी हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के साइबर हमलों ने भारत की IT की बर्तरी पर कई सवालात उठा दिए। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हुमायूं अख्तर साहब। हुमायूं साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर बदतरीन शिकस्त से दोचार किया है, चाहे वो सिफारती हो, अस्करी हो या फिर साइबर फ्रंट पर। आप पाकिस्तान की इस तारीखी कामयाबी को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूं, लेकिन एक चीज जो मोदी साहब और भारत का मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान अमेरिका के पास गया था सीज फायर कराने जी, तो एक तो अमेरिकी जराए से जो खबरें आ रही हैं और CNN के निक रॉबर्टसन जो बहुत ही सीनियर दुनिया के वॉर करस्पॉन्डेंट हैं, उनके मुताबिक ये 9 और 10 की रात को जो पाकिस्तान ने भरपूर हमला किया है, जो आपने काफी तफसीलन जिक्र किया है कि उसमें क्या क्या हुआ है, और साइबर अटैक इज वन ऑफ दैट, वेरी सीरियस। लेकिन जब फर्ज करें अगर पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता कि सीज फायर करा लो, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प और मार्को रूबियो और JD वैंस जो तफसीलात देते उसमें इंडिया की कंडीशंस होती कि जी इधर टेररिज्म होता है, उसके अड्डे हैं, ये है वो है। लेकिन आपने देखा
कि जो अमेरिकी सीनियर इंतजामिया की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है, उसमें तो ना कोई टेररिज्म का जिक्र है, ना उसमें ये जिक्र है कि भारत की क्या कंडीशन है। उसमें तो पाकिस्तान की कंडीशंस हैं कि जी न्यूट्रल जगह पे आप हमसे बातचीत करें, जिसमें कश्मीर भी शामिल होगा, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी शामिल होगी, उसमें तो टेररिज्म का जिक्र नहीं। तो ये वाज़ेह सबूत है दुनिया के सामने कि ये सीज फायर दौड़ा दौड़ा इंडिया गया था अमेरिका के पास कि जी हमारी जान बचाओ, क्योंकि जो सारी कंडीशंस हैं वो तो पाकिस्तान की कंडीशंस है उसमें। जी बिल्कुल ठीक। सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब किया, पूरी दुनिया ने देखा, बल्कि सिफारती मैदान में भी इसे मुकम्मल तौर पर दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी वो कौन से जुर्रतमंदाना और गैर मामूली इकदाम थे जिन्होंने पाकिस्तान के मौकिफ को आलमी सतह पर सुर्खरू किया? देखिए, आप नोट करेंगी कि शुरू में दुनिया ने इंडिया का बयानिया तो नहीं माना, क्योंकि उन्होंने सबूत कोई नहीं दिया पहलगाम के बारे में। वो खामोश रहे, जो बड़े करीबी साथी थे वो भी खामोश रहे। अमेरिका ने भी शुरू में कहा कि जी आपस में खुद तय कर लेंगे, और जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ने तो ये भी कहा कि जी हमारा कोई काम नहीं है उधर। लेकिन जब ये देखा गया कि पाकिस्तान बहुत पेशरफ्त कर चुका है अपनी दिफाई सलाहियतों में, जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जो कि डिजिटल वॉरफेयर है, और मिसाइल और ड्रोन और ये जो सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं, और जब उन्होंने देखा कि वेस्ट के बेहतरीन त्यारे जो हैं वो गिरा लिए गए हैं और सोवियत यूनियन के बेहतरीन तरह के, तो उधर एक परेशानी वजूद में आई और ये बड़ी कुव्वतें इसमें हुआ। ये है जी कि जब भारत अपनी मोदी साहब सियासत में लगे हुए थे, अपनी चेस्ट थंपिंग में और अपने तकब्बुर में, तो पाकिस्तान खामोशी से अपने साथियों के साथ, चीन के साथ, तुर्की के साथ अपनी दिफाई सलाहियत को खामोशी से बेहतर बना रहा था। और आपने इसका नतीजा देखा कि खामोशी के साथ पाकिस्तान ने जब हिट किया तो सारी दुनिया को चौंका के रख दिया। अब फिर पाकिस्तान, मुझे पूरा यकीन है कि इस दफा में भी, हालांकि हमें बहुत कामयाबी हुई है, हम असेस करेंगे कि हमें अभी तक क्या क्या खामी है, उसको हम खामोशी से दूर करेंगे। अब दुनिया का अब तरीकाकार बदल गया। आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल में तो फौज बैठी होती है दोनों मुल्कों की, हमेशा से बैठी हुई है, 78 साल से बैठी हुई है ये कश्मीर में। लेकिन बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वर्किंग बाउंड्री पे तो कोई फौज का नामो निशान नहीं था, ना भारत की ना पाकिस्तान की। और अब ये और नौयत की लड़ाई है। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ाई हुई है, देखें वो बावलपुर तक पहुंचे हैं, हम दिल्ली तक पहुंचे हैं, और हमने ईस्ट पंजाब की कई, क्योंकि उनकी जो बेसेस हैं सिविलियंस पे नहीं, बेसेस पे अटैक किया है। वॉर की नौयत अब चेंज हो गई है। ये वॉर अब डिजिटल महाज पे होएगी। दूसरा, हमने दुनिया को ये बता दिया है कि ये जो नई वॉर है, इसमें ये जो एक कहा जाता था कि जी कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान पीछे है, तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हमने ये भी बता दिया है कि भाई न्यूक्लियर तो बड़ी दूर की बात है, पहले हमसे कन्वेंशनल तो मुकाबला करो ना। अब जरूरी नहीं है कि फौजें आके बैठ जाएं महाजों पे और हम अटैक करें, और टैंक का अटैक हो, और आर्टिलरी का अटैक हो, और इन्फेंट्री का अटैक हो। अब तो अटैक एयरफोर्स के होते हैं, और वो डॉग फाइट्स, आपको पता है 100 मील दूर से डॉग फाइट होती है, और मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर है। उस वॉरफेयर में इस दफा कम से कम, और इंशाल्लाह आइंदा भी दिखाएगा, पाकिस्तान ने अपनी सबकत दिखाई है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने अपनी सबकत दिखाई है। सर, भारत दुनिया भर में हम देख रहे थे कि पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशों में बड़े असर से लगा हुआ था। इंटरनेशनल लॉबर्स हायर किए गए थे, लॉबिंग हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर, और हम देख रहे थे कि बड़े ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर सिफारती हमला करके भारत को ही तन्हाई का शिकार कर दिया। क्या आप नहीं समझते कि अब वक्त आ गया कि जो हमने अस्करी कामयाबियां हासिल की हैं, हम एक मुस्तकिल और जारहाना
सिफारती मुहिम चलाकर भारत के मकरू चेहरे को आलमी सतह पर मजीद बेनकाब भी करें और अस्करी कामयाबियों को अब सिफारती कामयाबियों में भी बदला जाए? देखिए, दो तीन चीजें हो रही हैं। एक, हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए कि जो क्वाड जो था, जिसमें चीन के खिलाफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये जो इंडो पैसिफिक समुद्रों में उसकी, देखिए अब जो अमेरिका है वो अब सोचने पे मजबूर होगा कि भाई हम किस मुल्क के पीछे लगे हुए हैं। इनको तो पाकिस्तान ने 5 घंटों में फारग कर दिया, तो ये चीन का क्या मुकाबला करेंगे। आई थिंक इसकी एक एवेल्युएशन होगी कि जी जो दुनिया का बेहतरीन, वन ऑफ द बेहतरीन जहाज राफेल था, डसॉ कंपनी का, फ्रांस की, वो 25 मिनट में 3 करा दिए गए। ये एक रीअसेसमेंट होगी। बिल्कुल। आपने देखा है कि साथ साथ अमेरिका का चाइना से भी एक ट्रेड डील हो रही है। चाइना एक उभरती हुई कुव्वत है, वो उनकी डिप्लोमेसी और सियासत वेस्ट के साथ चलती रहेगी। दूसरा ये है कि शोर मोदी साहब का ज्यादा था, फुर्तियां ज्यादा थी, और जब एक्शन का वक्त आया तो वो चित हो गए। सही। अच्छा सर, आपने चीन की बात की है, अलायंसेस के हवाले से ही बात कर लेते हैं। हमने देखा चीन, तुर्की, आज़रबाईजान जैसे मुखलिस दोस्त ममालिक की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के बाद क्या खित्ते में एक नया, आप समझते हैं, स्ट्रैटेजिक सिफारती इत्तेहाद बनने जा रहा है जो भारत की इलाकाई इजारादारी के अज़ाइम को हमेशा के लिए दफन कर देगा? नहीं, हमेशा की बात नहीं करनी चाहिए जी। फिलहाल भारत को एक सेटबैक हुआ है। सही। हम लोग ऑलरेडी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रूस, चाइना और खित्ते के बहुत से मुल्क हैं, उसमें हम शामिल है, उसमें तो भारत भी शामिल है। हमारी जो पॉलिसी है, हमारा बहुत ही आयरन साथी है चाइना, और अब तुर्किया भी बड़ी भरपूर अंदाज से आज़रबाईजान सामने आए हैं। हमें अब जो हमने पॉलिसी रखी है कि हम रीजनल अलायंसेस को मजबूत करें और साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप अमेरिका और मगरबी दुनिया के साथ रखें। हमें उसी पॉलिसी पर चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वेस्ट के, अमेरिका के इस वक्त क्या अज़ाइम है। देखें, अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी एक पूरी सियासत कर रहा है। वो ईरान से बातचीत कर रहा है। वो अभी पहला गालिबन जो दौरा हुआ है सदर ट्रंप का, वो मिडिल ईस्ट का हुआ है। इसकी एक अहमियत है भाई, आखिर वो सऊदी अरेबिया, एमिरेट्स में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर में सदर ट्रंप क्या कर रहे हैं। ये जो नई सियासत उभर रही है, जियोपॉलिटिक्स, इसका हमें सोच समझ के एक हिस्सा बनना चाहिए। मुस्तकबिल ये है। बिल्कुल सही। हुमायूं साहब, अगर हम देखें तो बहरान के दौर के अंदर पाकिस्तानी मीडिया ने दुश्मन के प्रोपेगेंडे का भरपूर तोड़ किया, कौमी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर बड़ी जुर्रत से बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश किया। क्या आप ये समझते हैं कि मीडिया ने एक सॉफ्ट वॉरियर के तौर पर भारत के प्रोपेगेंडा नेटवर्क को कारी ज़रब लगाई है? इसमें कोई शक नहीं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं थोड़े से तंजिया अंदाज से भारत का और मोदी साहब का और बीजेपी जो उनकी गवर्नमेंट है, कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो हमारे लीडरान, हमारे सियासतदान को कुछ दिक्कत पेश आ रही थी, मीडिया को भी दिक्कत पेश आ रही थी। उन्होंने हमारी कौम को इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने देखा है जी कि अब कोई पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोची नहीं है, सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब कोई सियासी पार्टियों का अलग-अलग बयानिया नहीं आ रहा। इन्होंने हमारी कौम को इकट्ठा कर दिया और उसमें मीडिया का भी एक बहुत ही मैच्योर रोल रहा है। वो उन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ फुर्तियां नहीं दिखाई और अपना मजाक दुनिया में नहीं बनवाया, बल्कि पाकिस्तान की मीडिया ने एक बड़ा मैच्योर रोल अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये भी बताइएगा, पाक भारत कशीदगी के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासी और मजहबी क़यादत मिसाली यकजहती के साथ मुतहरिक और इत्तेहाद में नजर आई। भारत जैसे दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम था ये कि हुकूमत इस
कौमी इत्तेहाद को सियासी इस्तेहकाम और देर बाद मुल्की तरक्की में बदलने के लिए बेसिकली आप क्या समझते हैं, हमें किन इक़दामात की मज़ीद ज़रूरत है? देखिए, इसमें भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा था जी एक दुनिया का प्रोडक्शन हब बनने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश थी कि चाइना से अमेरिकी और मगरबी कंपनियां बाहर निकलें और कुछ हद तक मैक्सिको जाएं या भारत में आएं। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं, आपको मालूम है, ये जो सरमायाकारी होती है, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। मैं जाती तौर पे, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा इस मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी कंपनीज अब मोहतात रवैया अख्तियार करेंगी इंडिया में आके अपने अरबों डॉलर लगाने के लिए, क्योंकि इंडिया का पता नहीं होता हर 2-4 साल में वो अपनी छाती का साइज बता देता है दुनिया को कि 56 इंच की है और वो शुरू हो जाता है, और ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। आई थिंक इंडिया ने अपने आप को इस लिहाज से नुकसान पहुंचाया। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है जी, हमने अपनी खामोशी के साथ जो हमारी एवोल्यूशन हुई है डिफेंस टेक्नोलॉजी की, हम उसको अब जारी रखें, मॉडर्न वॉरफेयर में अपनी बर्तरी इस खित्ते में बनाए। और जो सबसे अहम चीज है इस वक्त जी, और जो कि पूरी मुल्क की और मुल्क की क़यादत की तवज्जो है, कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। IMF से भारत की भरपूर कोशिश के बावजूद हमारी जो अभी किस्त आनी थी वो अप्रूव हुई है। भारत ने सरतोड़ कोशिश की है कि वो ना हो। हमें एक स्टेबिलिटी मिली है, और उस स्टेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ाएं, ताकि हमारी आमदनी में इजाफा हो और हम नौजवानों को नौकरियां दे सकें। ये हमारी अब तवज्जो होनी चाहिए, और साथ साथ खित्ते में मोहतात रहें, क्योंकि ये मत समझें कि अब भारत जो है वो खामोश रहेगा। भारत की सियासत को, बीजेपी की सियासत को कारी ज़र्ब लगी है। वो इस वक्त एक जख्मी जानवर है, और वो कुछ भी कर सकता है, और गलतियां शायद और करे, और हमें मोहतात रहना चाहिए। बिल्कुल जी, हमें बिल्कुल मोहतात रहना चाहिए, और हमारी मुसल्लह अफवाज मोहतात हैं भी। बहुत शुक्रिया। खान साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी अहम बात वो ये थी कि हमने अस्करी महाज पर इस दौरान हमने देखा बहुत सारी कामयाबियां हासिल की, सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबियां हासिल की। कश्मीर का जो मामला था वो हमने एक बार फिर से हाईलाइट किया, और लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि कश्मीर का मसला एक बार फिर से फ्लैश पॉइंट बन चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें मौशी कुव्वत बनना चाहिए, हमें मौशी मैदान में भी अपनी बर्तरी जो है अब उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो मौशी तौर पर मजबूत ममालिक हैं उनकी फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ज्यादा सुनी भी जाती है, मानी भी जाती है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। दुबई को मशरिक़ वस्ता का इकोनॉमिक हब कहा जाता है, और फिर उसका जाता है ये शहर पाकिस्तानी सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के लिए हमेशा से पुरकशिश रहा है। दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स फ्री जोन्स, आलमी सतह के बैंकिंग सिस्टम्स और कारोबार दोस्त पॉलिसीज ने दुबई को वो मकाम बना दिया है जहां हर साल दुनिया भर से लाखों कारोबारी अफराद सरमायाकारी के लिए पहुंचते हैं। UAE की वजारत मेशत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सरमायाकारों का शुमार दुबई की टॉप 5 सरमायाकार कौमों में किया जाता है, विच इज़ अमेजिंग। जबकि पाकिस्तानियों की जानिब से दुबई में बिजनेस लाइसेंस हासिल करने वालों की तादाद 15% इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और UAE के दरमियान तजारती हुजम $10 बिलियन के करीब पहुंच चुका है, जिसमें पाकिस्तानियों की बरामदात के अलावा वहां की कंपनियों में पाकिस्तानियों की शराकतदारी और सरमायाकारी शामिल है। दुबई में कारोबार करना जहां पुरकशिश है, वहीं कुछ कानूनी तकाज़े, मार्केट की समझबूझ और मोहतात मनसूबाबंदी भी लाजिम है। बाज़ अफराद जल्दबाजी में गलत पार्टनरशिप या फिर फेक बिजनेस स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि कौन से नए बिजनेस आइडियाज 2025 और आगे के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं आपके हक में, और दुबई में बिजनेस सेटअप करते वक्त किन कानूनी और मालियाती तकाज़ों को आपको ज़हन नशीन करना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस कंसल्टेंट नवाब उस्मान अली साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। साहब, बताइएगा कि दुबई पाकिस्तानियों के लिए हमेशा से पुरकशिश रहा है। आपके तजुर्बे के मुताबिक इस वक्त दुबई में कौन से शोबे हैं जो कि पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं या फिर आने वाले वक्त में होंगे, ग्रोइंग है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।
देखिए, पाकिस्तान का जिस तरीके से आपने अभी कहा कि रिज्यूम दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल आपकी बात की तरह इस टाइम पे जितने भी नए शोबे यहाँ पे खुल रहे हैं, ऑफ कोर्स दुबई का सबसे मेन शोबा यहाँ पे रियल एस्टेट ही एक सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, एंड आई थिंक वी आर द 4th and 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन दुबई। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे नई नई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं जिसके अंदर पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट लिया है। जिस तरीके से आपका आईटी सेक्टर हो गया, आपकी ऑटो इंडस्ट्री हो गई, आपका रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, आपका फूड इंडस्ट्री हो गई, जितने भी ये सारे नए नए कारोबार हैं जो यहाँ पे खुल रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पार्टिसिपेट ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रही है। जिस तरीके का आपका सवाल था कि नए नए लाइसेंस लेने के अंदर क्या क्या लोगों को डिफिकल्टीज आ रही हैं और क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन इस टाइम के ऊपर यहाँ पर हो गए। पहली चीज तो ये है कि पहले आपका ये होता था कि हर लाइसेंस के अंदर यू नीड टू हैव अ लोकल विद यू, ओके, लेकिन अब यूएई गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 6 to 7 months दैट यू कैन हैव अ फ्री जोन वीजा और आपको किसी भी लोकल की जरूरत नहीं होती है, एंड यू कैन हैव योर फ्री होल्ड वीजा विद योर 100% ऑफ अ पार्टनरशिप। सही। अच्छा उस्मान, हालिया रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। उसके मुताबिक दुबई में पाकिस्तानियों की बिजनेस रजिस्ट्रेशन में 15% इजाफा हुआ है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस रुझान के पीछे क्या बुनियादी वजूहात हैं? देखिए, 15% से भी ज़्यादा इस टाइम पे यहाँ पे पाकिस्तानियों का नए लाइसेंस के अंदर ओपनिंग में नाम है। ऑफ कोर्स उसकी बहुत सारी वजूहात है। पहली चीज़, इस टाइम पे जो हमारे मुल्क में करंट हालात चल रहे हैं उस वजह से पीपल आर लुकिंग मोर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट टू गेट दी हायर ROI। इस टाइम के अंदर अगर आप दुबई के अंदर किसी भी सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, यू आर हैविंग अ गुड ROI ऑन योर बिजनेस। आपके जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। और पाकिस्तानी इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी भी नई रजिस्ट्रेशन हो रही हैं दुबई के अंदर, उसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर के अंदर ओपनिंग बिजनेस के अंदर इस टाइम पे पाकिस्तानी है। जस्ट गिविंग द एग्जांपल, कार रेंटल बिजनेस हो गई, आपकी रियल एस्टेट हो गई, आपके नए नए रेस्टोरेंट्स हो गए। अभी दुबई के अंदर बहुत मेन हब में 5 नए प्रोजेक्ट्स शेख मोहम्मद ने अनाउंस करे हैं, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपका शेख मखदूम एयरपोर्ट हो गया जो हमारा दुबई साउथ के अंदर आ रहा है। तो उन सब के अंदर पाकिस्तानियों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट है। अच्छा उस्मान, दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए फ्री जोन्स की अहमियत पर ज़रा रोशनी डालिएगा, बताइएगा कि ये क्या है और कितनी अहमियत की हामिल है। देखिए, फ्री जोन की वजह से बहुत ज़्यादा इजी हो गया है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आपको कोई भी लोकल ओनरशिप नहीं मिल रही है। यानी कि पहले ऐसा होता था कि आपको अपने एक बिजनेस का एक सर्टेन अमाउंट एक ओनर के साथ शेयर करना पड़ता था विदाउट डूइंग एनी एफर्ट। लेकिन अब लेट्स सपोज पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है, उसको कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, यू कैन इजीली ओपन दैट कंपनी। ऑनलाइन के थ्रू आप उसको अपनी कंपनी इजीली ओपन करवा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसीजर हो गया सारी चीज़ों का। सही। अच्छा उस्मान, ये भी बताइए, दुबई में पाकिस्तानियों के लिए नए कारोबार, खास तौर पर स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, ऑनलाइन बिजनेस, ई-कॉमर्स, टेक्नोलॉजी के शोबे में कौन से नए अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जो पाकिस्तानी नौजवान इन शोबों में कैसे कदम रख सकते हैं, किस तरह इसमें स्टार्ट ले सकते हैं? देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम पे दुबई का जो इंटरनेट स्पीड है वो दुनिया में इस टाइम पे नंबर 1 पर आ गई है। इन 2025 इन Q1 के अंदर they have just recently announced कि they have the highest speed of the internet। इनका साइबर सिक्योर सिस्टम इस टाइम पे नंबर 1 के ऊपर आ गया ऑल ओवर कंपेयरिंग द होल वर्ल्ड। एंड अगेन इस आईटी सेक्टर के अंदर आपके ऑफ कोर्स इंडियंस बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, यूरोपियंस बहुत सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आईटी सेक्टर के अंदर पाकिस्तानियों के रुझान के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुल रही हैं आपकी। एज एन एग्जांपल, आपकी फ्रॉम सोशल मीडिया कैंपेनिंग से लेकर आपकी साइबर सिक्योरिटी से लेकर बैंक फॉर्मेशन से लेकर यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट जिनके अंदर पाकिस्तानी लोगों के लिए आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं दुबई में। उस्मान साहब, ये भी बताइए कि दुबई में कारोबार शुरू करने के लिए पाकिस्तानियों को किन कानूनी तकाज़ों और रेगुलेटरी इश्यूज का सामना करना पड़ता है और उनको कैसे बेहतर अंदाज में जो है आप डील कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अगर आप इस टाइम पे कारोबार दुबई में ओपन करते हैं तो दुबई ने पिछले एक क्वार्टर के अंदर अपने जो फाइन्स का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है कि अगर कोई भी बिजनेस आप ओपन करते हैं, चाहे आप वो घर से बैठ के कर रहे हैं, चाहे आप वो ऑफिस लेके कर रहे हैं, अगर आप उसका लाइसेंस नहीं लेंगे तो यू विल बी हैविंग अ मिनिमम ऑफ 100,000 दिरहम ऑफ अ फाइन।
तो कानूनी तकाजे पूरे करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर आप घर से बैठे बैठे एक फूड डिलीवरी का भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक लाइसेंस दिया हुआ है। आप घर से बैठे बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग का कोई काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको लाइसेंस की अवेलेबिलिटी दी गई है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके लिए भी एक लाइसेंस दिया हुआ है। हर कैटेगरी के लिए आपके पास लाइसेंस की अवेलेबिलिटी है। कोई भी आप काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत इजी अमाउंट्स हैं, 5,000 से लेकर 30,000 dirham तक, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस यू वांट टू ओपन। और ये वैसे भी मुझे लगता है उस्मान, लाइसेंस बाय करना या लाइसेंस के अकॉर्डिंगली काम करना आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा भी करता है। आपसे जानना चाहूंगी, दुबई में बिजनेस शुरू करते वक्त पाकिस्तानी सरमायाकार किन आम गलतियों का शिकार हो जाते हैं और आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्या आपकी सजेशंस होंगी, क्या रिकमेंडेशंस होंगी? देखिए, बहुत सारे नए पाकिस्तानी जो यहाँ पर अब आना शुरू हुए हैं या काफी टाइम से आ रहे हैं, उनमें क्या होता है कि गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि अगर आपने किसी गलत जगह पे पार्टनरशिप करी, गलत अकाउंट्स के अंदर आपने पार्टनरशिप करी, ऑफ कोर्स गलत लोगों के साथ आपने इन्वेस्टमेंट करी, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है इन टर्म्स ऑफ लॉ कि आपकी डिग्री सही होनी चाहिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो आप कैश फ्लो लेके आ रहे हैं शुड बी वेरी करेक्ट, यू नो। पहले इतना चेकअप नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा इन लोगों ने स्ट्रिक्ट कर दिए, व्हिच इज गुड एंड बेनिफिट फॉर नॉर्मल पीपल ओवर हियर। उस्मान, दुबई में रियल एस्टेट बिजनेस के हवाले से हम जिस तरह से पहले भी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस तो प्रॉपर्टी का ही है। पाकिस्तानी सरमायाकार क्या अब भी प्रॉपर्टी के बिजनेस को लेकर बड़े पुरुम्मीद हैं, होपफुल हैं? आपकी राय में आने वाले वक्त में इस शोबे में तरक्की के मजीद कितने इम्कानात हैं? देखिए, यहाँ पे 1.5 साल के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर कसिनोज ओपन होने वाले हैं दुबई और रास अल खैमा में। एवरीवन नोज अबाउट इट। जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है गेटिंग सोल्ड आउट, चाहे वो लोअर डेवलपर का हो, वो हाई एंड डेवलपर का हो। पाकिस्तानी जो यहाँ पे एक टाइम पे एक मिनिमलिस्ट नॉर्मल डेवलपर होता था जिसके 1-2 प्रोजेक्ट होते थे, इन पिछले 3 सालों में उन लोगों ने 10-10 प्रोजेक्ट खड़े कर दिए, क्योंकि जो माल वो लोग लॉन्च करते हैं उससे पहले वो बिक जाता है। पाकिस्तानीज आर इन्वेस्टिंग लॉट इन दुबई स्टिल because they know they are getting a good ROI in their investment। और आने वाले वक्तों के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि कसिनो यहाँ पे ओपन होने वाला है, तो बहुत लोगों का रुझान है कि नहीं, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, बट बिलीव मी, इट्स बीन 14 years आई एम इन दिस मार्केट, और आने वाले वक्तों के अंदर प्राइसेस आर स्टिल गोना गो अप मोर। बिल्कुल ठीक। शॉर्टली बताइएगा, आप किन नए बिजनेस आइडियाज या सेक्टर्स की निशानदेही करेंगे जहां पे पाकिस्तानी सरमायाकार कम मुकाबले के साथ ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आई हुई है। एज एन एग्जांपल कि अगर आपको मैं रियल एस्टेट हवाले से ही बताऊं कि मेंटेनेंस की यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। यू हैव ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग जिसकी मेंटेनेंस आपके पास होती है। एज एन एग्जांपल, अब यहाँ पे एक नया रुझान आ गया है कि हर घर के साथ आपको एक प्राइवेट स्विमिंग पूल दिया जा रहा है। जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, उनकी मेंटेनेंस है, पहले इस तरीके से नहीं होता था। अब यहाँ पे जितनी भी नई डेवलपमेंट आ रही है उनके साथ इवन अब तो बैल्कनीज के अंदर कंट्रोल टेम्परेचर के हिसाब से आपको बैल्कनी दी जा रही है, उसकी मेंटेनेंस है। अगेन, आपकी ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री के अंदर, आपकी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर उसकी मेंटेनेंस है। आपकी आईटी सेक्टर्स है, उसकी मेंटेनेंस है। यू नो, सो यू हैव बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यू हैव एवरीडे, मेरे काफी जानने वाले पाकिस्तानी हैं जिन लोगों ने दुबई की बहुत प्राइम लोकेशंस के अंदर बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट्स खोले एंड दे हैव इन्वेस्ट मोर देन 10 to 15 million dirhams on a decent size of a restaurant। तो अगेन, अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज ओपन फॉर पाकिस्तानीज इन दुबई। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया नवाब उस्मान अली साहब, बिजनेस कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि दुबई में पाकिस्तानियों के लिए कौन कौन से मौके हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप सरमायाकारी करके बहुत सारा मुनाफा जो है वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट से खबर शामिल करते हैं और खबर है कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के बेमिसाल कामयाबी के बाद हदायतकार नबील कुरैशी ने इस मौजू पर फिल्म बनाने का इंदिया दिया है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से खासी बहस जारी है कि फिल्म में एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का किरदार कौन अदा करेगा, और सोशल मीडिया के सार्फिन की जानिब से बहुत से नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। और आप वैसे भी जानते होंगे कि एयर वाइस मार्शल जो हैं वायरल चल रहे हैं सोशल मीडिया पर आजकल। और अगर हम देखें तो इस फहरिस्त में अदाकार फवाद खान, वहाज अली, हुमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा समेत
दीगर फनकारों का नाम भी लिया जा रहा है। वैसे नजफ आप बताएं, आपके ख्याल में ये जो नाम है, ये जो ऑप्शंस हैं, हाँ। कौन सा किरदार है जो कि इंसाफ कर पाएगा? मुझे ऐसा लगता है हमजा अली अब्बासी इंसाफ कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, इससे पहले भी वो एक मूवी में आर्मी पर्सनल का रोल जो है वो प्ले कर बिल्कुल, चुके और हैं। बहुत जच रहे थे। और आपके ख्याल में कौन होगा? मेरा जो ख्याल था वो आपने उचक लिया। मेरा भी अच्छा। ख्याल हमजा अली अब्बासी था, लेकिन मैं ठीक फिर अब है। ये कह देता हूँ कि फहद मुस्तफा, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी किरदार में ढालने का बड़ा बेहतरीन हुनर जो है Another फन good अपने option। पास रखते हैं। बिल्कुल। चलें नाजरीन, आपसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं आप भी और जरूर शेयर करें। चाहेंगे कि आप भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, वहां पे अपनी राय दीजिए, सजेशन दीजिए कि आपके ख्याल में कौन सा अदाकार बेहतरीन अदा कर पाएगा इनका रोल। के साथ मजीद आगे चलते हैं एक और सेगमेंट की जानिब, और आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादी हुंजा से ताल्लुक है हमारे एक मेहमान का, जो कि नौजवान हैं। उन्होंने फितरत से मोहब्बत और अपने फ़न के ज़रिए ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि दुनिया भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर किया है। इस नौजवान ने अपनी आंखों से अपने गांव, अपनी सरजमीन और अपने बचपन की कुदरती खूबसूरती को बदलते और ग्लेशियर्स को पिघलते देखा, और ये तजुर्बा उनके फ़न और सरगर्मियों की बुनियाद बना। इस नौजवान का ये मानना है कि फ़न सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक एहतजाज, एक पैगाम और एक इक़दाम है जो लोगों के दिलों और दिमागों तक पहुंचता है। और इनके फनपारों को दुनिया भर में माहौलियाती बेदारी के हवाले से सराहा गया है और इन्हें बहुत से एजाज़ात से भी नवाजा गया है। ये एजाज़ात इस बात की दलील है कि इनकी नीयत सच्ची है, और आपके अगर ख्वाब वाज़े हों तो आप कामयाबी तक पहुंच सकते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने गाँव में कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूगी को कम करने के लिए इक़दाम किए, और वो कौन कौन से इक़दाम हैं, और इस दौरान उन्हें कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, और आम लोग कैसे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट और एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट करीम अहमद खान। करीम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। माहौलियाती आलूदगी जदीद दौर का एक बड़ा अहम मसला है। आपको इस मसले को हल करने का ख्याल कैसे आया, और कब फैसला किया कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए आप अमली तौर पर किरदार अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। पिछले दफ़ा एक शो पे मैं बात कर रहा था कि ये कोई ओवर द नाइट एक चीज़ नहीं थी। एक्चुअली मैं एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हूँ, और पिछले 10 साल से जो है ना मैं इन्वायरमेंट के सीन के अराउंड जो है मैं काम कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं डिफरेंट एग्जीबिशन का पार्ट रहा हूँ, तो 2025 में जो है लाहौर बिनाले का मैं पार्ट था, जिसका जो थीम ECP के ऊपर था, इकोलॉजी के ऊपर। तो मैंने देखा था कि दुनिया से काफ़ी आर्टिस्ट आए थे, पाकिस्तान से भी और इंटरनेशनल काफ़ी आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेशन दी थी। वहाँ पे मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि हम नो डाउट क्लाइमेट चेंज और इस तरह के टर्म्स जो है ना अभी काफ़ी कॉमन हो चुके हैं, बट लोग इसके ऊपर बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल इसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे लोग। तो मुझे ये एकदम से ख्याल आया कि जो मेरा अपना गांव है, क्योंकि हुंजा वैली जो है ना वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट अफेक्टेड एरियाज में से एक है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो है टूरिज्म का हब है, तो क्यों ना हम अपने विलेज। अच्छा, मैं इसी हवाले से जानना चाहूंगी, आपका ताल्लुक जो है गिलगित के खूबसूरत गांव गुलकिन से है। हमें ये बताइए कि आपके गांव की कुदरती खूबसूरती और माहौलियाती तब्दीलियों ने आपके फ़न और ज़िंदगी को कैसे मुतासर किया, क्या एक्सपीरियंस था, और आपने अपने गांव को एक मिसाली गांव बनाने में क्या इक़दाम किए? देखिए, नो डाउट है, बीइंग एन आर्टिस्ट जो है ना, आप जब नेचर के अंदर रहते हैं तो नेचर जो है ना काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आपके ऊपर जो है ना असरअंदाज होता है। तो मेरा काम ही जो है ना वो नेचर के साथ है। तो जब मैंने अपने गांव के अंदर ये आइडिया पिच किया था, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ था कि ये मतलब ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि इसको बहुत थोड़े लोग मिलकर करें। तो नहीं, मुझे एक एज था कि हमारे गांव में जिस तरीके से वॉलंटियरिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर जो है मुझे बॉय स्काउट्स, गर्ल्स गाइड और इस तरह के जो है ना लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट जो है ना विदाउट कोई NGO या कोई गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ कर रहे हैं। तो नो डाउट चैलेंजेस हैं, बट हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा करीम, हमें ये भी बताएं कि अगर हम बात करें तो आपको इस दौरान कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े, और आपकी काविशों को देखते हुए बहुत से लोग यकीनन मुतासिर भी हुए होंगे, जिस तरह आपने कहा कि वॉलंटरली वो आपके मिशन का हिस्सा भी बन रहे होते हैं, इस बारे में भी ज़रा बताइएगा।
देखें, चैलेंजेस इस तरह से है कि हम ये प्रोजेक्ट ना अपने ऑन पे कर रहे हैं, ठीक है, और पूरे गांव को ठीक करना मेरे ख्याल में एक चैलेंजिंग चीज़ है। हमें कोई सपोर्ट इस तरीके से हासिल नहीं है, हम इसको अपने ऑन पे कर रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है वो इसको अपने ऑन पे जितना वो लोग कर सकते हैं। इवन की कम्युनिटी में से काफ़ी लोग आए, किसी ने जो है ना थोड़े बहुत डोनेशन दिया, हम उसके ऊपर जैसे उनके लिए मटेरियल ले रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो नो डाउट इस तरह के चैलेंजेस तो हैं, बट हम उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, आपके लिए बेस्ट विशेस है। मैं मजीद इन डिटेल आपसे जानना चाहूँगी कि आपने सी बकथॉर्न जैसे मकामी पौधे को अपने फन और माहौलियाती कैंपेन का हिस्सा बनाया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके ख्याल में ये मकामी जड़ी बूटी और पौधों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा और साथ ही साथ हमें बताइए कि आपने इसको यकीनी कैसे बनाया। देखिए, मेरा जो काम है सी बकथॉर्न, क्योंकि सी बकथॉर्न जो है ना हुंजा में एक पौधा है जो कि बहुत ही एक रेजिलिएंट प्लांट है। ये बहुत ही हार्श कंडीशन में ग्रो करता है। इसको मेडिसिनल प्लांट भी समझा जाता है। तो मेरा काम जो है ना, काफ़ी जो मेरा थीम जो है इसी चीज़ के ऊपर होता है कि ये बिल्कुल एक हार्श कंडीशन में ग्रो करने के बावजूद भी जो है ना वो मतलब फिर भी ग्रो करता है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्लांट्स में से एक है। जबरदस्त। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो बर्ड्स की तादाद है वो यहाँ पे अब हमें कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये सोर्स ऑफ फूड हुआ करता था उन परिंदों के लिए, जो कि अब हम क्लाइमेट चेंज की वजह से हम इसको काट रहे हैं, ठीक है ना, दरख्तों को काट रहे हैं, तो उस वजह से जो है ना काफी इसके ऊपर जो है असर पड़ रहा है। तो ये एक रेजिलिएंट प्लांट है, इसलिए अपने काम के अंदर मैं इसको लेके आ रहा हूँ। अच्छा करीम, आपने इन्वायरमेंटल चेंजेस को बड़े करीब से देखा, बचपन से लेकर अब तक ग्लेशियर्स को अपने गांव में पिघलते देखा। ये तजुर्बा कैसा था, ये एक्सपीरियंस कैसा था, कितना आपके लिए तकलीफ दे था और कितना इसने आपको मोटिवेट किया? देखिए, नो डाउट चैलेंजेस तो है ना वो पार्ट ऑफ लाइफ है। चैलेंजेस हैं नो डाउट, बट जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो कम्युनिटी है वो मेरे साथ है। मैं इसको बिल्कुल सोलो क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, ये सारा क्रेडिट जाता है गाँव वालों को, बॉय स्काउट्स को, गर्ल्स गाइड्स को, कि वो आपस में मिलके इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। जब मैंने आइडिया शुरू में ये पिच किया था तो शुरू में बड़ा मुश्किल था, बट अब जो है ना जिस तरीके से हमारी यूथ जो है इसके साथ इंगेज हो रही है, सिर्फ ये जो है ना हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं कर रहे हैं बल्कि यूथ इंगेजमेंट के ऊपर, जिस तरीके से पूरी यूथ आके जो है ना इस चीज के ऊपर काम कर रही है, मेरे ख्याल में एक प्लस पॉइंट है। जी बिल्कुल ठीक। मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी कि आपको मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्म से काफ़ी पजीराई मिली है, लोगों ने प्रेस की है, पसंद किया आपके आइडिया को, आपकी जुर्रत को, आपकी बहादुरी को। मैं जानना चाहती हूँ, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को वो संजीदगी मिली जो मिलनी चाहिए थी, या कुछ कमी रह गई? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं सिर्फ इसमें ये बात कहूँगा कि हम जो है ना इसके ऊपर अब जो है ना टॉक्स की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर हमें एक्शन की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमें कोई जो है ना एकदम से जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, मैं इसके ऊपर जो है ना फौरन से एक्शन लेने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत लोग जो है ना सिर्फ इसको प्रैक्टिकली भी जो है ना अप्लाई करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया करीम अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे थे सुनो पाकिस्तान की जानिब से। आपको बेस्ट विशेस, और बहुत से लोगों को आप मोटिवेट भी कर रहे हैं, इंस्पायर भी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से वॉलंटरीली आपके इस मिशन का हिस्सा भी बन रहे हैं, और साथ ही साथ हेल्पिंग हैंड के तौर पर भी वो जो है अपनी खदमात जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिटी को और सर्व कर रहे हैं। और आपने एक बड़ी बेहतरीन बात की है कि प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, तबसरों की ज़रूरत नहीं है, अब एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हिम्मत चाहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है हमारे हेल्थ सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुदरती जड़ी बूटी की जिसे दुनिया भर में सुपर फूड और तिब्बी मौजा कहा जाता है। हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की वादियों में कुदरती तौर पर पाए जाने वाली इस जड़ी बूटी को दुनिया में सी बकथॉर्न के नाम से जाना जाता है। जड़ी बूटी जो है अपने तिब्बी फ़वाइद, ग़िज़ाइयत, कॉस्मेटिक या फार्मास्यूटिकल सन्नत में बहुत अहम किरदार अदा करती है और बहुत मकबूल है। अपनी अहमियत के बायस ये दुनिया भर में खासी शोहरत भी हासिल कर चुकी है। और अगर आपको हम बताएं तो अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की रिसर्च के मुताबिक सी बकथॉर्न का जो फल है ये इंतहाई मुफीद है और विटामिन ए, सी, ई के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा फैटी एसिड्स और दीगर ग़िज़ाइयत बख्श अनासर का ख़जाना है।
आलमी इदारा खुराक FAO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बकथोन के जूस, तेल, अद्वियात और कॉस्मेटिक्स की मांग मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इसी सुपर फूड के बारे में मजीद हम जानते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला को। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, हमें सबसे पहले आसान लफ्जों में आप ये समझाएं कि ये सी बकथॉर्न है क्या, इसकी इतनी अहमियत क्यों है, पाकिस्तान में कहाँ ये मिलता है, इसकी अफादियत जरा बताएं आप। जी, सबसे पहले तो आई एम सो थैंकफुल टू योर टीम के मुझसे टॉपिक का सजेशन जब मांगा गया था, आई सजेस्टेड सी बकथॉर्न और बड़ा ओपन हार्टेडली उसको एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सी बकथॉर्न से जो पाउडर निकलता है, जो तेल निकलता है, सी बकथॉर्न हमारे पास एक छोटा सा श्रब है। श्रब आप कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में कंपैरेटिवली छोटे पौधे को, ठीक है, जो कि हिमालयस में, आपने जैसे बताया, गिलगित में, बल्तिस्तान में, चित्राल में पाया जाता है। उसकी बेरीज, लीव्स और सीड्स, इनसे एक्सट्रैक्ट करके जो हमारे पास पाउडर और जो तेल निकाला जाता है, वो उन सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और जो विटामिन्स और जो ओमेगाज आप बता रहे थे, उसका रिच सोर्स होता है, जिससे ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स और इंडीड अब बहुत सारे कॉस्मेटिक बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपके पास उससे हासिल हो रहे हैं। मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, सी बकथॉर्न इज वन ऑफ द ओनली फूड इन द वर्ल्ड जिसमें इकट्ठे ओमेगा फैटी एसिड्स का तो सबको बड़ा डंका बज चुका है ना, पीपल आर अवेयर ऑफ दैट कि वो क्या है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 इकट्ठे अगर किसी खाने में मौजूद है तो वो सिर्फ सी बकथॉर्न, तभी इसको सुपर फूड कहा जाता है। और एंड इमेजिन कि ये इतना महंगा भी नहीं है और पाकिस्तान में कितना इजीली अवेलेबल भी है। और आप यकीन करें, अभी आप लोगों से पूछे, लोगों को पता ही नहीं होगा इस पौधे के बारे में। और अब तो माशाल्लाह बहुत रेडिली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो इनफैक्ट खुद अपना भी लॉन्च किया हुआ है। सी बकथॉर्न में आपके पास जो ओमेगा 7 है, मैं आपको बताती चलूँ कि ओमेगा 7 में आपके पास एक कंपाउंड मौजूद होता है क्वर्सेटिन। ओमेगा 7 और क्वर्सेटिन दोनों इसमें मौजूद है। क्वर्सेटिन आपके जिस्म में मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। मास्ट सेल जो होता है हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जिसकी अगर डिसरेगुलेशन हो जाए तो उसमें से जो केमिकल निकलना होता है हिस्टामीन, उसकी सिक्रीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जिन लोगों में ये सिक्रीशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उनमें एलर्जीज भी होती हैं, इन्फ्लेमेशन भी होती है, ऑटोइम्यून डिजीजेस भी होते हैं, गट डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ओवरऑल एज इट इज खुद हिस्टामीन एलर्जीज भी आपके पास होती हैं। और ये क्वर्सेटिन का इतना महंगा सिंथेटिक सप्लीमेंट आपको मिलता है ना, अगर आप इसका अदरवाइज सप्लीमेंट ऑर्डर करें, तो ये सी बकथॉर्न ऑयल में ये क्वर्सेटिन भरा हुआ है। क्वर्सेटिन मैं बताती चलूँ, इट इज़ वन ऑफ दी 3000 क्लास ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो कि आपके पास जिस्म में कैंसर के सेल को मारने में नोन इफेक्ट्स आपके पास रखते हैं। जबरदस्त। किसी भी तरह की आपके पास बॉडी में ड्राइनेस हो, चाहे वो आप जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, मैं उनको बता दूं, जो कीमोथेरेपी अपनी करवा रहे हैं, उससे अगर आपको ड्राइनेस है, अगर आपको शॉग्रेन सिंड्रोम है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैं इस हवाले से आर्टिकल पढ़ रही थी सी बकथॉर्न के हवाले से, तो बहुत सारी ना उसकी क्वालिटी थी जो कि आपने बता दी। एक और थी क्वालिटी, वो थी वजन कम करने के हवाले से। क्या ये वजन कम करने के लिए कारआमद है? क्योंकि मोरिंगा के हवाले से हमने सुना, आपने भी बताया। जी, उसके रीजन मैं आपको बता दूं, जो ओमेगा 3 और ओमेगा 7 है ना, वो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में काम आता है। आपके पास डायबिटीज और वेट लॉस के बेस पे, इवन के पीसीओएस के ट्रीटमेंट के बेस पे भी एक बहुत जो बड़ी जड़ होती है, वो होती है कि आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है। इंसुलिन आपके जिस्म में जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन है। अगर आपके पास इंसुलिन के लेवल्स ऊपर रहेंगे ना, या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट रहेंगे, तो जिस्म में आपके पास लाइपोजेनेसिस यानी फैट सेल बनते रहेंगे। खानों में वो सारी चीजें जो आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करती हैं, वो ग्लूकागॉन के लेवल ऊपर करती हैं, जो इंसुलिन का अपोजिंग हार्मोन है, आपकी फैट बर्निंग को ऊपर लेके जाता है। इस तरह सी बकथॉर्न जो आपके पास वेट लॉस में भी डेफिनेटली हेल्प करता है। आपके पास जो भी पेशेंट्स हैं जिनको बेड सोर्स है, जिनको एक्जिमा है, जिनको सोराइसिस है, वुंड हीलिंग में ये हेल्प करता है। इस ऑयल की आप टॉपिकल एप्लीकेशन करें। जो बर्न्स हैं, बर्न इंजरी में आपके पास बहुत जबरदस्त होता है। जिन लोगों को जॉइंट पेन्स हैं, वो इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, चाहे आर्थराइटिस की वजह से हैं, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हैं, चाहे आपको स्पोर्ट्स इंजरी है। इट इज मैजिकल, इट इज अमेजिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मजीद आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कोई भी आप मेडिसिन लेते हो या कोई फ्रूट लेते हो या कोई ऐसी जड़ी बूटी लेते हो, उसका एक्सेस जो होता है हमेशा कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है आपको। आप क्या कहेंगे, सी बकथॉर्न अगर कोई इंसान लेता है पाउडर फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में, तो उसको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए या एक खास क्वांटिटी का ख्याल रखना चाहिए? जी, बड़ा ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, टाइमिंग भी मेंशन कीजिएगा किस वक्त लेना। आपको ना इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे इसमें आपके पास विटामिन ई है, इसी वजह से फैटी लिवर में भी आपके पास हेल्प करता है। ओमेगा 3 है। मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं और विटामिन ई होते हैं, ये ब्लड थिनर होते हैं। ये चीज़ें एक नॉर्मल बंदे में तो सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। सी बकथॉर्न में थॉर्न ऑयल में आपके पास बीटा सीटोस्टेरोल भी है। जिन लोगों की क्लॉग्ड आर्टरी
आर्टरीज है ना, ये आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन और प्लाक रिमूव करने में हेल्प करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस से भी बचाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान ऑलरेडी मेडिसिन में ब्लड थिनर्स ले रहा है, ठीक है ना, जैसे जिंजर और टर्मरिक, ये भी आपके पास ब्लड थिनर्स हैं। मेरे पास जो हार्ट पेशेंट आते हैं मैं उनको जिंजर, टर्मरिक ये चीजें नहीं देती हूँ। ये ब्लड थिनर्स है ना, तो सी बकथॉर्न ऑयल में विटामिन ई मौजूद है, ओमेगा 3 मौजूद है, ये ब्लड थिनर है। जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस पे हैं, जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों ने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको नहीं लेना है, ठीक है। और जो पाउडर होता है उसकी डोज नॉर्मली आपके पास 1 टीस्पून होती है। एंड इट इज बेटर कि जिन भी चीजों में आपके पास ओमेगा 3 हो या विटामिन ई हो या विटामिन ए, उनको आप अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम करें और मील के साथ कंज्यूम करें, क्योंकि ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो जब आप इसको डाइट के साथ लेते हैं ये जिस्म में बेटर एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी इसका ऑयल टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए ज्यादा आपके पास मशहूर है। ये आपके पास हेयर वॉल्यूम में बहुत हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। बड़ा जबरदस्त इसका हेयर ऑयल है। आप इसको और इसके इस्तेमाल कब, अच्छा जिस तरह पाउडर का तो आपने बता दिया ना कि 1 टीस्पून आपको लेना चाहिए, ऑयल के इस्तेमाल का क्या बेहतर तरीका है? अच्छा, इसका ऑयल आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके ऑयल के बारे में आपने ये याद रखना है कि लेस इज मोर, ठीक है। जस्ट इवन के आपके पाम पर आप जितना लेंगे ना, उसमें जहां जहां पर आपको हेयर फॉल का इशू है, बिकॉज ये आपके स्कैल्प से भी इन्फ्लेमेशन कम करता है, बस वहां पे आपने थोड़े थोड़े ड्रॉप का जो है मसाज कर देना है। जैसे एक बार आपको याद होगा हम लोगों ने अनियन की बात की थी, तो उसकी जब आप ऑयलिंग करते हैं आप सफिशिएंट अमाउंट में करते हैं। इसका इनफैक्ट जो ऑयल अक्सर लॉन्च भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी ड्रॉपर के साथ ही लॉन्च किया जाता है, बिकॉज इसको आपने थोड़ी जो अमाउंट में उसमें लगाना होता है। घुटनों पे भी अगर आपने लगाना है जस्ट 2 और 3 ड्रॉप्स इज इनफ, और उसके बाद आप उसका मसाज। आपका मतलब बोन्स का भी अगर इशू चल रहा है, बेड सोर्स, अल्लाह माफी दे, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बेड रिडन है, आप प्लीज उनकी बॉडी पे लगाएं। ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, ड्राइनेस हर तरह की कम करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एज के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि किस उम्र से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इतने फायदे सुनते हैं ना, तो लड़कियां या खवातीन जो हमें सुन रही होती हैं, मर्द हजरात भी, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर वो अपनी उम्र का नहीं लिहाज करते कि अभी हम छोटे हैं शायद अभी नहीं लेना। तो एज को भी डिफाइन कर दीजिए, क्या 18 साल के बाद या 15 साल के बाद कोई भी बच्चा ले सकता है या उससे पहले नहीं लेना? मैं कहती हूँ कि जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जो भी चीजें हैं आपके पास, अगर आपने उसको सप्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करना है तो आप आफ्टर, जिस तरह ये वाली हर्ब है आप आफ्टर 18 यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ और हर्ब्स होती हैं, जैसे शतावरी जड़ी बूटी है, वो आप बेशक 13 की एज से यूज करें, लड़कियां जैसी उनको पीरियड्स हो जाती हैं। लेकिन जो मजीद सप्लीमेंटल चीजें होती हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल वगैरह हो गया, वो आप 25 के बाद यूज करें। आई डोंट थिंक 12 और 13 साल की उम्र तक, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बच्चे, तो मैं उनको 6-7 साल की उम्र में अश्वगंधा स्टार्ट करवा दूं। बच्चों के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है, बट नॉट इन एवरी केस, यू नो। इफ समबडी स्लो, अगर किसी को जरूरत है तो, अदरवाइज 12-13 साल की उम्र तक या 18 साल की उम्र तक क्या जरूरत है? आपका गट इतना जबरदस्त होता है, आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग इतनी जबरदस्त होती है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी होती है, आई डोंट थिंक जरूरत है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे, मोटापे की आपने बात की कि उसमें बहुत बेनिफिशियल है ये, उसके अलावा कौन सी बीमारियां या इसके अलावा कौन सी इसकी अफादियत है जो हम इससे हासिल कर सकते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, फैटी लिवर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो चीज मोटापे के लिए अच्छी है, हमेशा याद रखिएगा, वो डायबिटीज के लिए भी अच्छी है, वो फैटी लिवर के लिए भी अच्छी है। ये तो बड़ा आपने आसान सा कुलिया बता दिया समझने का। एब्सोल्युटली, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सारी बीमारियों की बेस इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है ना, ठीक है। अच्छा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए बहुत अच्छा है। अब ये जो आपके पास आर्टरीज क्लॉग होती हैं, उसमें आपके पास कैल्सिफाइड कोलेस्ट्रॉल प्लाक ही बना होता है ना आपके पास अंदर, तो वो कैल्सिफाइड कोलेस्ट्रॉल प्लाक ये जैसे आपकी आर्टरीज को साफ करेगा, जो सारी इन्फ्लेमेशन ठीक करेगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को बताऊं, सी बकथॉर्न ऑयल, जो ई कोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, गूगल कीजिएगा, ई कोलाई से कितनी सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं। हर्पीज वायरस की जो इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, हर्पीज वायरस इतना खतरनाक वायरस है, पूरे इम्यून सिस्टम को आपके शट डाउन कर देता है। जो फ्लू है उसके लिए सी बकथॉर्न ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। एंड अदर देन दैट आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अच्छा, वो वाले नेल्स अक्सर हम देखते हैं जब भी हमारी मदर्स की एज जरा हो जाती है, तो उनके ना नेल्स के साइडों पर फंगस या ब्लैकिश या ब्राउनिश मार्क आने लग जाते हैं जो कि रिमूव नहीं होते। वो किस चीज की निशानी है और उसके लिए क्या ये जड़ी बूटी फायदेमंद है? ऑयल अप्लाई करें या आप इसको पाउडर फॉर्म में लें? जी अच्छा, जो आपका नेल बेड ब्लैक होता है ना, उसकी और बहुत सारी रीजंस होती हैं। अक्सर उसका मतलब ये भी होता है कि आपके पास ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है। और मैं ये बताती चलूं कि अक्सर जो एक बिल्कुल छोटा सा ब्लैक स्पॉट या वो आता है ना, इस पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बड़ी डिटेल वीडियो भी की थी। इनिशियली कैंसर की भी निशानी होती है, ये जिंक की कमी की भी आपके पास निशानी हो सकती है, और हाँ, फंगस की भी आपके पास निशानी हो सकती है। तो आप इस पे सी बकथॉर्न ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बड़ी जबरदस्त हर्ब होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपके पास एंटी फंगल ऑयल है ना, वो टी ट्री ऑयल होता है। चाहे आपके स्कैल्प में जो फंगस वाली डैंड्रफ है, फंगस ही होती है ना वो, ठीक है, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपने नेल बेड्स पे भी टी ट्री ऑयल और सी बकथॉर्न ऑयल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप इन्फ्लेमेशन की आपने बात की कि ये बहुत अच्छा है उसके लिए। इन्फ्लेमेशन के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे कावे जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए हैं कि ये डालें ये डालें। ये कितना कारआमद है? और हम हमारे जो आप पिक्चर पीछे देख सकते हैं जो डिस्प्ले हो रही है उसमें भी कावा जो है वो दिखाया जा रहा है। अगर इसका कावा इस्तेमाल करना है तो उसको बनाने का तरीका क्या है और उसको किस वक्त लेना सही है? अच्छा, अगेन आप कावा लेंगे तो आप पोस्ट मील लेंगे, ठीक है? ठीक है। और कावा अगर बनाना है तो फिर कावा बेटर है कि आप पाउडर के साथ बनाएं, क्योंकि कावा ऑफ कोर्स ऑयल के साथ तो बन नहीं सकता। या तो ये टैबलेट की फॉर्म में है, कैप्सूल की फॉर्म में है, या पाउडर की फॉर्म में है, या ऑयल की फॉर्म में है। और अगर आपने कावे को बनवाना है इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट्स को ज्यादा करने के लिए तो बेटर है कि आप उसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल लें। अदरक पाउडर डाल लें। अदरक पाउडर बड़ा पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आप उसमें थोड़ा सा हिबिस्कस डाल लें। आप उसमें थोड़ी सी श्रीलंकन जो है वो दालचीनी डाल लें। थोड़ा सा आप उसमें मिंट डाल लें, तो ये बड़ा पावरफुल आपके पास कावा बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप किसी भी डिजीज या किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, अप्रोच हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होती है। ना मैंने आज तक कभी ये बात की है और ना मैं ऐसी बातों को सपोर्ट करती हूँ कि जो लोग कहते हैं हर प्रॉब्लम का हल एक चीज में, ऐसा नहीं होता। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर इंसान की बॉडी की एनाटॉमी डिफरेंट है और हर इंसान पे बीमारी डिफरेंट तरीके से असर करती है। उस इंसान की हमेशा अपनी कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच होती है। अच्छा, आपकी मौजूदगी का मजीद फायदा उठाना चाहूंगी। इसके अलावा आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आजकल बहुत गर्मी चल रही है, हाइड्रेशन कंप्लीट करके भी आप डिहाइड्रेटेड रहते हो, पानी जितना मर्जी पी लो, आप ड्रिंक्स ले रहे हो, आप लीमू का जूस पी रहे हो और स्कंजबीन पी रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटेड रहते हो। उसकी वजह से आपके काम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी स्किन पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जो लोगों के काम बाहर सन एक्सपोजर के अंदर है, जिस तरह के हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब करते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हम ड्रिंक के अंदर क्या लें, हम अपनी डाइट के अंदर ऐसी क्या चीज़ शामिल करें कि हम हाइड्रेटेड भी रहें, तवानाई भी फील करें, एनर्जेटिक भी रहें और अपने काम को भी प्रॉपर तरीके से अंजाम दें? जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है और आयुर्वेदा की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप आयुर्वेदा जो है ना वो कहता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फायर है। अगर आप कोई ऐसे ड्रिंक लेंगे ना जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के फायर को एम्पलीफाई करेगी, अब ये बड़ी ट्विस्टेड सी बात है, यानी उसको मजीद बढ़ाएगी, तो वो आपके सिस्टम के लिए ज़्यादा बेटर है। बेस्ट ड्रिंक आपके पास गर्मियों में मैं हमेशा कहती हूँ छाछ है। अक्सर पेट खराब हो या अंदर बॉडी में गर्मी हो, छाछ ली जाती है ना बाहर के इफेक्ट को। हालांकि जो छाछ की तासीर है वो आयुर्वेदा में आग है, लेकिन क्योंकि आयुर्वेदा में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तासीर भी आग है, तो ये जाके उसको सप्लीमेंट करती है और उसको हेल्प करती है। आप छाछ लें, वेरी सिंपल, और छाछ दुनिया का सबसे सस्ता प्रोबायोटिक है। 3 हिस्से दही के लें, 1 हिस्सा पानी का लें। नमक की तासीर ठंडी होती है, ठीक है। आयुर्वेदा बड़ी ज़बरदस्त साइंस है। थोड़ा सा आप उसमें नमक डालें, ठीक है, उसको 3 से 4 मिनट हाथ से मिक्स करें, और मैं गर्मी में 2 बार छाछ लेती हूँ, ठीक है। अच्छा। और बहुत अच्छी रहती है, और आप उसको पी जाएं और आप छाछ पिए दिन में 2 से 3 बार, बहुत देर तक आपकी बॉडी में जो है ये उसका कूलिंग इफेक्ट रखेगा। नींबू पानी एक बहुत अच्छी चीज़ है अपना दिन स्टार्ट करने के लिए। लोग समझते हैं कि नींबू एसिडिक है, नींबू इज द मोस्ट अल्कलाइन फूड ऑन दिस और लोग कहते हैं हमें एसोफेगस में बर्निंग हो रही है, जलता है हमारा स्टमक। अच्छा, वो बेचारे भी सच्चे हैं। वो इसलिए ये वो लोग हैं जिनको थोड़ा सा ऑलरेडी गर्ड का प्रॉब्लम है। जब गर्ड का प्रॉब्लम एक्चुअली होता है जब आपके स्टमक में एसिड कम हो जाए। स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब स्टमक में एसिड जब कम होता है ना, स्टमक के ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको स्फिंक्टर कहा जाता है। वो स्फिंक्टर आपके पास तब बंद रहे, ये आपकी फूड पाइप और स्टमक के बीच जो ढक्कन है ना उसको स्फिंक्टर कहा जाता है। अगर आपके स्टमक में तेजाब कम हो जाए ना, आपकी बैड हैबिट्स या आपने एंटीबायोटिक्स बहुत ली उस वजह से, तो ये ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है। अब आप सोचें हर वक्त मेरे स्टमक का ढक्कन अगर थोड़ा सा खुला हुआ है तो तेजाब चाहे जितना भी थोड़ा थोड़ा लीक करके हमेशा ऊपर आता रहेगा ना। अब ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम शुरू में शुरू हो जाती है ना, उनका थोड़ा जिस भी बंदे को खट्टे से इंटॉलरेंस है ना, और अभी आपको अल्सर डायग्नोज नहीं हुआ, आप सबको, बल्कि मैंने अच्छी बात आपने पूछी, बता दिया, आपके स्टमक का स्फिंक्टर थोड़ा सा लूज है, अभी से अपने स्टमक के एसिड को ऑगमेंट करना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब है प्रॉब्लम शुरू हो गई है, आपको 5-10 साल में गर्ड डायग्नोज हो जाएगा। चलें जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चावला आपकी आमद का, और हमेशा से आपके साथ जो नशिस्त है वो बड़ी फायदेमंद रही है हमारे लिए भी, हमारे नाज़रीन के लिए भी। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़न, कल्चर और समाजी शऊर की तारीख में अगर हम देखें तो किसी एक शख्सियत ने अपने फ़न के ज़रिए लोगों के दिलों पर अगर हुक्मरानी की है तो वो हैं फारूक कैसर साहब। आज पाकिस्तान के उस अजीम फनकार, कार्टूनिस्ट, राइटर और नक़ाद फारूक कैसर की 4थी बरसी है। वो फ़न की उस सिन्फ से वाबस्ता थे जो सिर्फ तफरीह ही नहीं बल्कि इस्लाह माशरा, शऊर और मिजाज के ज़रिए समाजी मसाइल पर बात करने का ज़रिया बनती है। फारूक कैसर ना सिर्फ अंकल सरगम जैसे तारीखी किरदार तख्लीक किए बल्कि अपने फ़न को एक मकसद, एक तहरीक बनाया। अंकल सरगम सिर्फ बच्चों के किरदार नहीं थे बल्कि वो पाकिस्तान के हर तबके की नुमाइंदगी करते थे। उनमें मसलों पर आवाज़ उठाते थे, मसलों को डिस्कस करते थे, तंज़ व मज़ाक के ज़रिए माशरे को आईना दिखाते थे।
फारूक कैसर का सफर सिर्फ कलियां और सच गप जैसे मशहूर प्रोग्राम्स तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि उनके कार्टून्स, कॉलम्स और पपेट शोज ने पाकिस्तान के हर शहरी के दिल में जगह बनाई। उन्होंने पपेट थिएटर को एक आलमी पहचान दी और अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और इसी के साथ नाजरीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में अब बात करेंगे आलमी मंजरनामे की बड़ी पेशरफ्त के हवाले से। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी क़यादत के साथ उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों के दौरान एक बड़ी दिफाई डील भी तय पा चुकी है। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान 142 अरब डॉलर मालियत के दिफाई मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि यह मुआहदा दरअसल 600 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी का इब्तदाई हिस्सा है। रियाद में सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज्जत अफजाई होगी। वो चाहते हैं कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे का यानी इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। सदर ट्रंप अपने इस दौरे के दौरान खलीजी ताउन कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे और कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी करेंगे। दूसरी जानिब आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के हक में एक और मजबूत आवाज़ सामने आई। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी खुश आइंद है और उन्होंने इस तनाव के खात्मे के लिए ज़ाती सतह पर अनथक कोशिशें की। सदर एर्दोगान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि तुर्की हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान के साथ बराह रास्त और मुस्बत बातचीत का इंदिया दिया था। रियाद में सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक अमन के साथ आगे बढ़ें, झगड़े छोड़ें, तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान की मदद से आलमी दहशतगर्द और दाइश से ताल्लुक रखने वाला अहम रहनुमा गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अमन की ख्वाहिश का इजहार करते हुए ये भी कहा कि वो ईरान से डील के ख्वाह हैं ताकि दुनिया में पायदार अमन कायम हो। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार नगमाना हाशमी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा आपके वक्त का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं और कतर और यूएई का भी उनका दौरा है। अमरीकी सदर के इस विजिट को आप कैसे देखती हैं और पहला दौरा वो भी सऊदी अरब का कितनी अहमियत का हामिल है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और जैसे आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का सेकंड टर्म में जो पहला इंटरनेशनल विजिट उन्होंने किया है वो सऊदी अरेबिया और गल्फ का किया है। इसके बारे में काफ़ी इंटरनेशनल जो एकेडमिक्स हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने भी इसके बारे में पहले बहुत बात की है। ये देखिए हर लिहाज से बहुत ही एक अहम और इम्पोर्टेंस का ये हामिल दौरा है, क्योंकि इसको चाहे आप जिस एंगल से भी ले लें, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, ये एक निहायत ही अहम दौरा है। और जब ये दौरा मुकम्मल होगा और इसकी तमाम तर तफसीलात सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है उस वक्त मज़ीद एनालिसिस हो सकता है। लेकिन इस वक्त देखिए ये जो ट्रंप साहब है उनका सबसे बड़ा नारा इस वक्त ये था कि अमेरिका फर्स्ट, इसलिए कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वहाँ लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं और वो चाहते थे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, प्रोडक्शन यहाँ दोबारा शुरू हो ताकि अमेरिका की जो एक प्रोडक्शन सुपीरियॉरिटी है, एक रिसर्च सुपीरियॉरिटी है, वो दोबारा रिवाइव हो सके। और वो जैसे ही री इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने सब ममालिक को, इंडिया से भी उन्होंने डिमांड की थी, यूएई वगैरह से, गल्फ कंट्रीज से भी डिमांड की थी और सऊदी अरेबिया को भी कहा था कि दी आप $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करें। खैर वो 1 ट्रिलियन की तो नहीं हुई, लेकिन 600 बिलियन जो है वो सऊदिया ने कमिट किए थे कि हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। पिछली दफ़ा आपको याद होगा उनकी फर्स्ट टर्म में $500 बिलियन जो है वो कमिट किए थे सऊदिया ने। और इस वक्त जो ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि उनको पता है कि ईरान एक बहुत अहम ताकत है
तो एक तरफ वो ईरान से नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो उनकी सैंक्शंस वैंक्शंस वो हटाएंगे, लेकिन वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो वेपन्स की तरफ न लेके जाएं। दूसरी तरफ वो उनको पता है कि वो स्ट्रॉन्ग मुल्क है, तो वो गल्फ और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया को एज अ काउंटरवेट, एज अ बैलेंस टू ईरान प्रेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे खित्ते में इंडिया को उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है। तो उस सिलसिले में उन्होंने अपना जो उनका अमेरिका फर्स्ट का विजन है उसको सऊदिया का जो विजन 2030 है, जिसमें सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि वो ऑयल डिपेंडेंसी से निकल के एक मल्टी सेक्टोरल इंडस्ट्रियल मुल्क बन के सामने आए और वो 21st सेंचुरी का मॉडर्न मुल्क बने, जो टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड हो, मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग हो और एकेडमिकली और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी उनका बड़ा हिस्सा हो। और उनकी जो ख्वाहिश है कि वो मिडल ईस्ट में एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज हो और उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, तो ये उसकी तरफ आई थिंक एक अहम कदम है। अगर आप ये देखें कि ये जो हुए हैं मुआहदे, उनमें सबसे बड़ा मुआहदा जो है वो बेसिकली आर्म्स डील का है, जो 142 बिलियन की है। और अच्छा नगमाना साहिबा, मैं इसी हवाले से बात करना चाह रही हूँ। सऊदी अरब के दौरे के दौरान 142 अरब डॉलर्स के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब और खलीज के दीगर ममालिक से ताल्लुकात मजबूत करना पाकिस्तान के लिए क्या मौके पैदा करता है, एक तो ये बताइए, ख़ास तौर पर दिफाई और इक्तिसादी शोबों में। आई एम सॉरी, आप की मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। देखिए, 142 बिलियन के तो सिर्फ उनके डिफेंस सेक्टर में हुए हैं, उसके बाद 20 बिलियन के तकरीबन उनके बिग डेटा और आईटी सेक्टर में हुए हैं। इसके बाद 80 बिलियन उन्होंने कहा है कि जी सऊदिया इन्वेस्ट करे उनकी जो लीडिंग आईटी की कंपनीज हैं और एआई की, गूगल और उनके साथ। इसी तरह अगर आप देखें तो 14.2 बिलियन के उनके एनर्जी में और मिनरल्स में और चीज़ों में मुआहदे दस्तखत हुए हैं, और 4.8 बिलियन के उन्होंने उनके जहाज खरीदने का कहा है। तो इससे ट्रंप साहब की जो एस्टिमेशन है वो ये है कि कम से कम अमेरिका में 2 बिलियन जो हैं वो 2 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगे और उनकी इंडस्ट्री किक स्टार्ट होगी। जहाँ तक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक चीज़ों का ताल्लुक है, तो देखिए बहुत अरसे से चाह रहा था अमेरिका के सऊदी अरेबिया जो है वो अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा बने, और अभी भी इस ख्वाहिश का उन्होंने खुलेआम इजहार भी किया है, लेकिन इस पे डेफिनेटली प्रॉब्लम है। नगमाना साहिबा, इसी सवाल में हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा? और सदर ट्रंप ने तो ये भी ख्वाहिश का इजहार किया कि सऊदी अरब का अगर इसराइल को तस्लीम करता है तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी, मेरी इज्जत अफजाई होगी। देखिए जी, आप मुझे मेरा जुमला कंप्लीट करने देते तो मैं यही कहने वाली थी कि ट्रंप साहब की, अमेरिका की, ट्रंप की ये बड़ी देरीना ख्वाहिश है, लेकिन इसमें बहुत सख्त मसला है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने, वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर भी समझा जाता है, उसने एक प्रिंसिपल स्टैंड इस वक्त लिया हुआ है कि जब तक पैलेस्टाइन स्टेट का मसला हल नहीं होगा वो किसी हालत में इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हैविंग सेड दैट, अभी आप इसराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में अगर देख लें तो सऊदिया ने अपना एयर स्पेस भी यूज करने दिया, जैसे बाकी जॉर्डन ने भी करने दिया, मिस्र ने भी करने दिया, और उन्होंने जो ड्रोन्स और जो मिसाइल्स अटैक हो रहे थे ईरान से और यमन से, उनको भी देखिए वो शील्ड जो है उसमें
उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि इजराइल हिट ना हो। लेकिन इससे आगे बढ़ना मेरा ख्याल है इस वक्त सऊदी अरेबिया के हक में नहीं है और ना ही वो इस बात को तस्लीम करेगा। हालांकि आप देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज्यादा सऊदी अरेबिया के खिलाफ बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये एक पराया स्टेट है, यानी ये एक रोग स्टेट है। और वो खशोगी, आपको याद होगा जो जमाल खशोगी, उनके मर्डर के बाद बात की गई थी और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई थी, जिसको इस वक्त सारी कंसिडरेशंस को ट्रंप ने बालाए ताक रख दिया है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो गल्फ की अमीर स्टेट्स हैं और सऊदी अरेबिया, उनके साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा हो, जो कि इस वक्त ईरान और चाइना के साथ तो खैर गल्फ के और सऊदीया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बट वो चाहते हैं कि इस खित्ते में ये काउंटरवेट ईरान के अगेंस्ट ये बुलवर्क बना के खड़ा कर दिया जाए। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ईरान में और सऊदीया में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ऑल्दो के आई थिंक 7 साल के बाद, ये पिछले 2 साल पहले आपने देखा था कि उनकी एम्बेसीज रीएस्टैब्लिश हुई और उन्होंने बातचीत दोबारा शुरू की। लेकिन जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस रीजन में सऊदीया और गल्फ स्टेट्स उनके लिए सर्व कर सकती हैं और नहीं कर सकते। देखिए इसमें अब जो सऊदी अरेबिया ने वो जो एक नेगोशिएशंस में उनकी बात मानी गई, वो ये है कि जी आप सीरिया से सैंक्शंस हटाएं। अच्छा। और सीरिया जो है उसमें रिकंस्ट्रक्शन हो। ये भी सऊदीया की जो ख्वाहिश है वो इसीलिए है कि वो इस रीजन में अपने आप को एज एन एलाई ऑफ द कंट्रीज अराउंड इट, वो ये अपना इमेज कर सके जी कि हम रिकंस्ट्रक्शन में लोगों की वेलफेयर, डेवलपमेंट में और सिक्योरिटी में उनके साथ हैं। देखिए मेरे लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है वो उनकी मिलिट्री और बिग डाटा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत जरूरी। बिल्कुल नगमाना साहिबा, जरा ये बताइएगा, इस पर भी नजर डालिएगा कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो दिफाई और इक्तिसादी मुआहदे हो रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ को आलमी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए सूरत हाल से किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान किस तरह से जो है वो मज़ीद इक़दामात उठा सकता है अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए? मुझे आपकी बात समझ नहीं, आप वीज़ा वी सऊदी अरेबिया कर रहे हैं या इन कोऑपरेशन विद सऊदी अरेबिया? आपका सवाल क्या है? मेरा नगमाना साहिबा आपसे सवाल ये है, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो दिफाई और इक्तिसादी मुआहदे हो रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का देरीना दोस्त है जिस तरह से सबको पता है, तो पाकिस्तान किस तरह से इस सूरत हाल को जो है वो अपने हक में कर सकता है और अपनी पोजीशन को आलमी सतह पर मजीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान को क्या इक़दामात करने चाहिए थ्रू सऊदी अरेबिया? देखिए जहाँ तक सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बहुत ही अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं और उनका जो विजन 2030 है हम उसके साथ पूरी तरह अलाइंड हैं और हमारे सारे जो इदारे हैं, हुकूमती इदारे, प्राइवेट सेक्टर, हर कोई जो है वो इस वक्त सऊदी अरेबिया का जो विजन है उसको उसमें कोऑपरेशन के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे भी लिए वहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वक्त मैसिव उनकी को कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस वक्त मैसिव आईटी डेवलपमेंट हो रही है, उनका डिफेंस डेवलप हो रहा है। खास तौर पे अभी उनको वो न्यूक्लियर डील दे रहे हैं, आर्मी इक्विपमेंट दे रहे हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरेबिया का सारा डिफेंस फोर्सेस। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा आपके वक्त, और बड़ा अच्छा आपने नक्शा खींचा तमाम तर सूरत हाल का और जिस तरह से भी अब जो सिचुएशन है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। और सदर ट्रंप का जो पहला दौरा सऊदी अरब है, अपने पिछले टेन्योर में भी उन्होंने पहला जो दौरा किया था वो सऊदी अरब का था और इस बार भी ये रिवायत कायम रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें अब जो मुआहदे होंगे उनकी जब डिटेल्स आएगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी और आप यकीनन उसके बारे में जानना भी चाहते होंगे। नाज़रीन,
जब भी हम देखें वतन अजीज पर कड़ा वक्त आता है तो हमारे फनकार, शायर और गुलकार अपने फन से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को ललकारते हैं। ऐसा ही जज्बा, जुनून और वलवला एक बार फिर अबरारुल हक की आवाज में गूंज रहा है। भारत की जानिब से रात की तारीकी में होने वाले बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देते हुए ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान भारत में 10 से ज़ायद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। भारत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 समेत मुतअद्दिद एयरफील्ड्स को भी तबाह कर दिया। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, अक्सर वालिदैन की ये शिकायत होती है कि उनका बच्चा किसी भी काम में ज़्यादा देर तक तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाता, क्लास या घर पे हर वक्त मुतहर्रिक और बेचैन रहता है, बगैर सोचे समझे बात करता है, कभी कभी बात मुकम्मल नहीं करता, बात काट देता है और अक्सर चीज़ें भूल जाता है। ये जो सिम्टम्स हैं ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में ADHD कहते हैं। और इसकी क्या निशानियां हैं, ये क्या चीज़ है, बच्चों में किस तरह पाई जाती है, नफ्सियाती बीमारी है नहीं है, या आज हम दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। ADHD दरअसल एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो न सिर्फ बच्चे की तालीमी कारकर्दगी और समाजी ताल्लुकात को भी मुतासिर करती है, बल्कि अब वक्त पर मुनासिब तशखीस और इलाज ना होने पर यह मरज़ जवानी तक पेचीदा नफ्सियाती मसाइल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। WHO और CDC की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बच्चों में ADHD की शरह 5 से 7% के दरमियान है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की एक रिसर्च में यह सामने आया है कि 6 से 9% पाकिस्तानी बच्चे ADHD जैसे अलामात का सामना कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से 70% केसेस में बर वक्त तशखीस ही नहीं हो पाती, क्योंकि वालिदैन और असातिज़ा इसे बच्चे की शरारत समझ लेते हैं या फिर जिद को समझकर नज़रअंदाज करते हैं। अब ये बीमारी है नहीं है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, वजूहात क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं नजब? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। मैं जानना चाहूँगी, ये एक तो टर्मिनोलॉजी आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा आजकल सुन रहे ADHD के बारे में, ये बीमारी है नहीं है ये बताइए, और ये है क्या चीज़ ये भी बताइए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज़ हो रही है और बहुत मोस्ट कॉमनली पेरेंट्स, ज़रा से भी बच्चे शरारती होते हैं, थोड़ा ज़रा चुलबुले होते हैं, तो वो फ़ौरन से लेबल कर देते हैं कि ये तो ADHD है और इन बच्चों के साथ जो है ना वो कोई इस तरह का मसला है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कोई बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है। ऑफ कोर्स इट नीड्स अटेंशन ऑफ पेरेंट्स। अगर कोई किसी बच्चे के साथ ये मसला है तो पेरेंट्स की अटेंशन चाहिए कि उसको वो उसकी तशखीस करवाएं, प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं और उसके बाद उसका इलाज भी करवाएं। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है जिसको आप ये कह सकेंगे वो खुदा न खास्ता शायद उम्र भर उसके साथ चलने वाली है। ठीक है। मोस्टली इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, यानी 70 to 80% हमें रिसर्चेस ये बताती हैं कि अडल्टहुड तक जाते जाते ये ख़त्म हो जाती है या काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन स्टिल एडल्ट्स में भी कुछ हद तक ये रहती है। जैसे आपने उज़ैर बताया कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बिल्कुल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि अर्ली 5 years ऑफ एज में बच्चे को ये डिसऑर्डर हो जाता है, यानी जो बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट के पीरियड होता है। बार बार मैं ये बता चुकी हूँ हमारे नाजरीन को कि ये जो ब्रेन डेवलपमेंट का पीरियड है उस दौरान में होता है। इसको हम न्यूरो डाइवर्सिटी भी कहते हैं। बेसिकली इसमें बच्चे का जो आप कह लीजिए जो ब्रेन का फ्रंटल पार्ट है उसमें केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से वो इम्पल्सिविटी उसके अंदर आ सकती है, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ, आप किसी पार्टी पे जाएं, शादी पे जाएं, किसी घर जाएं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी भी टिक के नहीं बैठ रहे होते। एग्जैक्टली, ऑलवेज दे आर मूविंग अराउंड और पेरेंट्स बड़े खुश हो रहे होते हैं, हमारा बच्चा बड़ा एक्टिव है, लेकिन या बहुत परेशान भी हो रहे होते हैं क्योंकि वो कहीं भी बैठ नहीं रहा होता मुस्तकिल, किसी ना किसी छेड़ रहा होगा किसी चीज़ को। अगर उसको कोई ऐसी पोजीशन जिसमें उसको बैठना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाने का टाइम है तो उस टाइम पे बच्चे को 5-7 मिनट बच्चा टिक के बैठ के खाता है, या फिर कोई कलरिंग एक्टिविटी है, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उसमें बच्चा वो टिक के बैठता है, थोड़ी देर में वो उसको चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है। वो बच्चे टिक के नहीं बैठते हैं, उनके अंदर फोकस बहुत कम होता है, अटेंशन बहुत कम होती है। फिर इसी तरह से उनको ये लगता है कि वो फौरी तौर पर बात का जवाब दे देते हैं, यानी पेरेंट्स की गुफ्तगू अभी मिड में होती है और वो दरमियान में बोल पड़ते हैं, सवाल पूरा नहीं होता जवाब दे देते हैं, बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, हर वक्त बातें करते रहते हैं, सारा दिन भी बातें करेंगे तो थकेंगे नहीं। तो ये कॉमन एक सिम्टम्स है। लेकिन अगर पेरेंट्स इसको पहचानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वाकई ही में ये ADHD है या नहीं है, तो उसके लिए हम जो एक्सपर्ट्स हैं वो DSM-5 एक क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का। उसमें वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर इम्पल्सिविटी होनी चाहिए। इम्पल्सिविटी का मतलब ये है कि बेचैनी की कैफियत हर वक्त, हाइपर एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो टिक के ना बैठना, बहुत ज़्यादा हर वक्त घूमते फिरते रहना, जंपिंग्स करना।
तीसरी चीज़ ये कि फोकस कम होता है और उसकी वो DSM-5 में कोई टोटल ऑलमोस्ट 18 के करीब अलामात हैं और उन 18 में से अगर 12 अलामात बच्चे के अंदर पाई जाती हैं तो हम फिर ये कहते हैं कि ये बच्चा अच्छा ADHD के अफाफ, अभी साथ ये है। बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में देखें जिस तरह इस बीमारी के हवाले में तो आपने बता दिया कि ये बचपन से लेकर जवानी तक भी चल सकती है आपके साथ, डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में इसको डायग्नोस करने के लिए जो इससे मुतासरा लोग हैं ADHD से, और इसको ट्रीट करने के लिए क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है? देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक तो ये है कि पेरेंट्स का रुझान बहुत कम है। वो आमतौर पे इसको या तो बहुत शरारती बच्चों में लेबल कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के साथ भी अटैच कर देते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ भी बड़ा जहन में रखना है, एक प्राइमरी ADHD होता है जो कि वाकई ही ADHD है, यानी इट्स ओन है, और बाज़ का सेकेंडरी ADHD भी होता है। सेकेंडरी ADHD का मतलब ये है कि वो किसी और बीमारी के साथ आ रहा होता है, जैसे कि बाज़ का तो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं या एडल्ट्स में OCD होता है, या फिर इसी तरह से सेरिब्रल पॉल्सी की कंडीशन है। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ जब और ADHD आ रहा होता है कुछ और बीमारियों के साथ, तो एक सेकेंडरी है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि तशखीस करना कि कौन सी टाइप है, और फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में चूँकि बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं, डायग्नोसिस कम है। इंटरनेशनली तो 10 में से 1 बच्चा डायग्नोज होता है, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में 100 में से भी शायद 1 ना होता हो। और ख़ास तौर पे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनका फोकस ठीक नहीं होता, बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ अच्छी सहूलियात मौजूद हैं जहाँ पे इनको फैसिलिटेट किया जाता है। इनकी बिहेवियर थेरेपी होती है, छोटे बच्चों की ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हम रिकमेंड करते हैं, और बाज़ औक़ात मेडिकेशन भी देनी पड़ती है। सो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि देखें अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ बच्चे के मुतासिर होते हैं तो उनकी एजुकेशन भी मुतासिर होती है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये तो कुछ टाइम हुआ है ना कि लोगों को अवेयरनेस आई है सोशल मीडिया के थ्रू, कि ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, ये एक डिसऑर्डर है। इससे पहले जो बच्चों को होता था और वो अब बड़े हो चुके हैं, क्या उनमें इस तरह की कैफियत अभी भी होती है, या हम उसको जज नहीं करते? अभी सिर्फ हमारा ध्यान बच्चों की तरफ होता है कि बच्चों में ऑटिज्म है और बच्चों में ADHD है। ये मुझे बताइए, और अगर किसी बड़े में हो तो हम उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, और उस टाइम पर अगर वो 30s में या 40s में उसको कैसे ट्रीट किया जा सके कि बंदा कहता है यार ये भूल जाता है, फोकस नहीं रहता है इसका, बात कंप्लीट नहीं करता, हर चीज़ बुखलाहट का ही शिकार रहता है, क्या करें इस बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ऑटिज्म और ADHD दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरे ख्याल ऑटिज्म के जो इलामात है उस पर किसी और दिन बात करते हैं। आज हम ADHD जो एडल्ट्स में है वो हमें कैसे नजर आते हैं। बिल्कुल हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि 70% काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं, लेकिन 30% ऐसे लोग रह जाते हैं जो कि एडल्टहुड में जाके उनके अंदर ADHD की अलामात होती हैं। ठीक है। अच्छा, हमें पता नहीं लग पा रहा होता। एडल्ट्स में थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं लेकिन बड़ी विजिबल होती हैं। अच्छा, एडल्ट टिक के बैठना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है कि वो जो बच्चा होता है वो टिक के नहीं बैठता है। एडल्ट टिक के बैठता है, लेकिन उसका पर्सनल जो फोकस है वो कम होता है, उसकी अटेंशन स्पैन उसका कम होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है मोस्टली। आप ऐसे लोगों को देखें तो वो अक्सर जो है बहुत कोशिश के बावजूद भी वक्त पे नहीं पहुंच पाते। उनका कमरा देखें तो आपको डिसऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत इफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, बहुत तेज़ी से अपने इरादे बदलते हैं और उकताहट बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस वजह से उनके अंदर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होती है। वो आम तौर पे अपनी लाइफ को एक मेन स्ट्रीम पैटर्न पे नहीं लेके चल पाते। कोई बिजनेस करेंगे तो बहुत जल्दी जंप्स करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो बहुत जल्दी सब्जेक्ट्स चेंज कर लेंगे, उन्हें लगेगा कि शायद ये नहीं कर पाते। इसी तरह से अगर उनके खाने पीने की चॉइसेस हैं तो वो उसमें भी फोकस नहीं हो पाते। अब मैं देख के हंस रही हूँ कि नजर सोच रही है कि ये तो बहुत सारी इलामात जो है वो शायद लेकिन डॉक्टर जब इलामात बता रहा होता है ना तो सामने बैठे शख्स को लग रहा होता है इसमें से 8-10 तो मेरे में भी हैं। मेरे ज़हन में बहुत सारे बंदे। तो आज आप जाके सबको लोकेट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अपना अपना जरा जो है ना वो डायग्नोसिस ले लीजिए। और बिल्कुल दिस इज़ वेरी सीरियस नजर। एक्चुअली वी आर मतलब हम थोड़े इसको फन तो ले रहे हैं लेकिन लोगों की जिंदगियां इससे बहुत डिस्टर्ब हैं। और अगर आप थोड़ी सी इंटरवेंशंस ले लेते हैं और आप थोड़ी सी काउंसलिंग ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है। आप ये बताएं कि कौन सी गलत फहमी है जो ADHD से मुताल्लिक बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, कॉमन है बहुत ज्यादा? देखिए, ADHD से सबसे पहली तो गलत फहमी ये है कि जब बच्चों में ADHD होता है तो पेरेंट्स मोस्टली ये समझते हैं कि ये बच्चा शरारती है, ये बच्चा बहुत चुलबुला है और शायद ये जो है ना वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। तो उसमें जो मैंने इलाम
इलामात भी इब्तिदा में बताई उसको ज़रूर फोकस करें। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत बड़ी नफ्सियाती बीमारी है और शायद इसका इलाज मुमकिन नहीं है और बच्चे की शायद जो है ना वो स्कूलिंग हमें लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकेगी और चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि एडल्टहुड में आके आपको लगता है कि ये शायद सोशलाइजेशन इनकी बहुत ही बुरी होती है और ये लोगों के साथ जो है वो तरतीब से नहीं चल सकते, उनके साथ रिलेशनशिप्स कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि देखें ये वो इशू है जिसका इलाज मुमकिन है, ठीक है। यानी अगर आपको लगता है कि हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी इम्पल्सिविटी कंट्रोल करने के लिए, बायोकेमिकल जो इम्पल्सिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन मौजूद है। और अगर आप समझते हैं कि आपका थेरेपिस्ट आपको ये सजेस्ट करता है कि आप काउंसलिंग में, छोटे बच्चों में अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की काउंसलिंग की जाती है और बड़ों में आमतौर पर CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो मोस्ट कॉमन थेरेपी है, सही, उसकी कुछ टेक्निक्स जो है अप्लाई की जाती हैं और इस तरह से मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी जो है ना लोगों की ज़िंदगी में आ सकती है। तीसरी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को ये समझना, जैसे मैंने कहा था, आपने गलतफहमी की बात की, तो बाज़ औक़ात आप ADHD और ऑटिज़म को भी रिलेट कर रहे होते हैं, जो दूसरी कोमोर्बिडिटीज़ होती हैं जिसमें कि आप कोई और रीज़न हो सकती है। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखी है, जितनी इलामात बताई हैं ये तो पेरेंट्स बड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इट्स वेरी कॉमन, कि जो इलामात हैं ये बच्चे में 6 महीने मुस्तकिल होनी चाहिए। अफाफ साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 6 महीने तक। 6 महीने आमतौर पे ये होता है कि बच्चा किसी भी तब्दीली की वजह से, यानी बाज़ बीमारी की वजह से, स्कूल चेंज हुआ, घर का कोई माहौल चेंज हुआ, घर में कोई नया फर्द आया, बाज़ माँ बाप की लड़ाई है, उसकी वजह से वो उसकी वजह सिचुएशनल भी हो सकता है, लेकिन हमने ये नोटिस करना है कि 6 महीने तक वो उसके अंदर ये सिम्टम्स होने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कशन यहाँ पर होती है डिजीज़ के हवाले से, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द में, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अटेंशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम दे नहीं पाते क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है। तो ये सेगमेंट स्पेशली आप लोगों के लिए। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल दोबारा सेम टाइम पे आपसे मुलाकात होगी और बहुत सारी अपडेट्स के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।